फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। विद्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित पांडे विद्या क्लासेस में आज लेके आया हूँ यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में आपके लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यूपी के अगर हम बात कर लें तो प्रेजेंट टाइम पे यूपी एसआई आ रहा है। इसी के साथ साथ में अगर इधर देख लें तो आरओ की भी वैकेंसीज़ के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं पेट में भी है या किसी भी एग्ज़ाम अगर यूपी में हो रहे हैं तो यूपी के लगभग एग्ज़ाम्स में हमको दिखता है कि हाँ एग्ज़ाम्स में ये यूपी स्पेशल आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जितना मैटर अभी तक का यूपी के लिए इम्पॉर्टेंट मैटर होगा वो सब आपके सामने हम वन बाय वन लेके आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले स्टार्ट होता है, अगर हम बात करते हैं कि कहीं आवागमन की बात करते हैं या फिर हम सीधे बात करें परिवहन की, तो परिवहन में अगर हम बात करते हैं तो इससे हमारे पास आता है कि अगर हमको कहीं आना या जाना है या कहीं पर भी किसी से कुछ भी करना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए हमें किसी ना किसी साधन की आवश्यकता होती है। तो वो आपका जल मार्ग हो सकता है, वायु मार्ग हो सकता है, या फिर वो कहीं रेल मार्ग या कोई भी मार्ग ऐसा होगा जहाँ से आपका आवागमन करने की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे हमारे यूपी में परिवहन के कौन कौन से संसाधन हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वायु मार्ग से। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ यूपी में हवाई अड्डे हैं। तो पहला हमारे पास में पॉइंट आता है प्रमुख हवाई अड्डे, एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट में हम सबसे पहले देखते हैं बमरौली हवाई अड्डा। क्या नाम है? बमरौली हवाई अड्डा। बमरौली हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? तो बमरौली हवाई अड्डा हमारा है प्रयागराज में, यानी पूर्व नाम कहें तो इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं चकेरी हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? ये हमारा है कानपुर में। कहाँ पर है ये? तो ये है हमारा कानपुर में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगला हमारे आता है खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा हमारा जो है वो कहाँ पर है? आगरा में है। कहाँ पर? आगरा में है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरसावा हवाई अड्डा। सरसावा हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? तो सरसावा हवाई अड्डा हमारा सहारनपुर में है। आगे हम देखते हैं हिंडन हवाई अड्डा। हिंडन हवाई अड्डा हमारा गाजियाबाद में है। कहाँ पर है? हिंडन हवाई अड्डा हमारा गाजियाबाद में है। आगे हम देखते हैं ललितपुर में। ठीक है, अगला हमारे पास आता है ललितपुर। ओके, तो अगले हमारे पास आता है ललितपुर हवाई अड्डा। और ललितपुर हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा ललितपुर में ही है। ओके, ललितपुर हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? तो ललितपुर हवाई अड्डा हमारा ललितपुर में ही पड़ता है, यानी इसमें आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जो हवाई अड्डे का नाम है उसी प्लेस का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है झांसी हवाई अड्डा। तो झांसी हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? तो ये झांसी में ही है। इसमें भी आपको याद करने में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी क्योंकि जहाँ पर नाम लिखा हुआ है और हवाई अड्डे का भी वही नाम है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। अब महायोगी के नाम से आप याद आ गया, योगी जी हमारे सीएम हैं और वो कहाँ पे सांसद थे? तो गोरखपुर में थे। तो वहाँ पे गोरक्षनाथ जो मंदिर बना हुआ है, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा। ठीक है, कल्याणपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं। कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बरेली हवाई अड्डा। तो बरेली हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? तो बरेली हवाई अड्डा हमारा बरेली में है। अगला हम देखते हैं फुर्सतगंज हवाई अड्डा। फुर्सतगंज हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा हमारा मेरठ में है, अमेठी। तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? फुर्सतगंज हमारा अमेठी में है। नेक्स्ट हम देखते हैं फुर्सतगंज हवाई अड्डे के बाद में आगे हम देखते हैं अगला हमारे पास आता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। क्योंकि यहाँ से आपके पास हवाई अड्डे सारे आ गए तो अब हमारे पास आता है कि इंटरनेशनल हवाई अड्डे हमारे कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको हम कहते हैं अमावसी हवाई अड्डा। ये हमारे लखनऊ में ही है।
ठीक है, तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। फिर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में कहाँ पर है? तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? वाराणसी में। अच्छा, वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा है? तो इसके लिए एक बात जान ले कि यहाँ पर दो नदियाँ होती हैं। कौन सी? पहले कहा जाता था वरुणा और अस्सी, ठीक है, जो अस्सी घाट के नाम से भी हैं। तो वरुणा और अस्सी के मिलने की वजह से हम इसको वाराणसी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये बात एक अलग हो गई। हम वापस आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम देखते हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कुशीनगर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ये क्या है? अभी निर्माणाधीन है। क्या नाम है इसका? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। ये क्या है? अभी निर्माणाधीन है। ये कहाँ पर है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है ये? गौतम बुद्ध नगर में है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो अगले पॉइंट में हमारे पास में मिलता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये भी अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। ये निर्माणाधीन है। कहाँ पर है? फैजाबाद हवाई अड्डे का उन्नयन करके, यानी फैजाबाद हवाई अड्डा था, उसी को प्रसार किया गया है और उसका नाम क्या रखा गया है? श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यह कहाँ पर है? अयोध्या में, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे। अगला हमारे पास में आता है कि हमारे जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, यानी हमारा जो ये उत्तर प्रदेश राज्य है, ये कहाँ से, यानी किन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से देश से जुड़ा हुआ है, या फिर किन राज्यों से, या उनके समीपवर्ती ज़िले हमारे किन किन राज्यों से सटे हुए हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसकी जानकारी लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे उत्तर की बात कर लेते हैं कि हमारे जो यूपी के उत्तर में क्या क्या है। तो ये हमारे उत्तर में देखें तो उत्तराखंड पड़ता है सबसे पहले, और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले जुड़ते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको ये बात पता है कि जो हमारा उत्तराखंड है वो यूपी का ही भाग था, जो कटकर नया राज्य बन गया, ठीक है। तो हम इससे भी देखते हैं कौन कौन से 7 ज़िले उत्तराखंड से टच करते हैं। याद रखिए, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि ये किसके ज़िले से टच करते हैं, या यूपी का कौन सा ज़िला उत्तराखंड से टच नहीं करता है। तो आप अगर इन 7 ज़िलों के नाम जानते होंगे तो आप आंसर को सही सटीक जानकारी दे सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे क्वेश्चनों में गलती की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। वापस पॉइंट पर आते हैं। तो हमारे पास देखते हैं उत्तराखंड से हमारे यूपी के 7 ज़िले टच करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास आता है सहारनपुर, दूसरा आता है मुजफ्फरनगर, तीसरा है बिजनौर, चौथा है मुरादाबाद, फिर आता है सहारनपुर, उसके बाद आता है बरेली, फिर आता है पीलीभीत। ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे 7 ज़िले हैं यूपी के, जो उत्तराखंड के से जुड़े हुए हैं या उससे सटे हुए ज़िले हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं उत्तराखंड के बाद में और उत्तर में क्या है। तो उत्तर में ही हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से यूपी का सिर्फ एकमात्र ज़िला टच करता है। वो कौन है? तो वो है हमारा सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर में एक अकेला ज़िला है जो हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर में ही हमारा पड़ता है देश नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। इससे भी यूपी के 7 ज़िले टच करते हैं। चलिए हम जानकारी लेते हैं वो 7 ज़िले कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच,
श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, ये क्या हैं? नेपाल से सटे हुए यूपी के ज़िले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन है? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, ये हो गए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि उत्तर के तो सारे हो चुके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में पूरब में कौन से हैं। तो पूरब में हम देखते हैं, पूरब में हमारा पड़ता है बिहार। ठीक है, और बिहार से भी यूपी के 7 ज़िले टच करते हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है महाराजगंज, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है देवरिया, चौथा है बलिया, पांचवा है गाजीपुर, छठा है चंदौली, सातवां है सोनभद्र। ये 7 ज़िले बिहार को टच करते हैं। आगे हम देखते हैं कि और पूरब में क्या है। तो पूरब में हमारा एक और राज्य है झारखंड, और झारखंड से भी हमारे पास में कौन से इसमें आते हैं? झारखंड से एक अकेला राज्य जिला यूपी का टच करता है। वो कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र देखिए दोनों में है। सोनभद्र हमारा बिहार को भी टच करता है और दूसरा हमारा झारखंड को भी टच करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। हम देखते हैं पश्चिम में हमारे पास क्या आता है। तो पश्चिम में हमारे पास सबसे पहले पड़ जाता है यूनियन टेरिटरी, यानी कि कौन सी? केंद्र शासित प्रदेश में हमारे पास दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली को यूपी के 2 ज़िले टच करते हैं। कौन से? एक है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है गाजियाबाद। ठीक है, फिर और हम बात करते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में ही हमारे पास आता है हरियाणा, और हरियाणा को यूपी के 6 ज़िले टच करते हैं। वो कौन से हैं? पहला है सहारनपुर, दूसरा है शामली, तीसरा है बागपत, चौथा है गौतम बुद्ध नगर, पांचवा है अलीगढ़ और छठा है मथुरा। याद रखिए ये सारे सीरीज़ आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, चाहे जैसे आप कर लो। अगर इनको आप याद नहीं करोगे तो 1 लाइनर क्वेश्चन जो एक वर्ड में आपका आंसर मिलकर आपको अच्छे नंबर दिलाने वाला होगा वो आपके हाथों से निकल जाएगा। इसीलिए आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को जानें और समझें। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे पश्चिम में ही एक और राज्य आता है राजस्थान, और राजस्थान से यूपी के 2 ज़िले टच करते हैं। पहला है मथुरा, दूसरा है आगरा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि उत्तर पश्चिम पूरब हो चुका है। अब हमारे पास बचता है दक्षिण में। तो दक्षिणी सीमा में हम देखते हैं कि 2 राज्य हैं। एक हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और दूसरा बचता है हमारा छत्तीसगढ़। ये 2 राज्य हैं जहाँ से हमारे यूपी के ज़िले टच करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं तो यूपी के दक्षिण भाग में अगर हम देखते हैं तो क्या आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यूपी के सर्वाधिक ज़िले टच करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राज्य से यूपी के सर्वाधिक ज़िले टच करते हैं, तो आपका आंसर डायरेक्टली 1 लाइन में होना चाहिए। क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यूपी के 11 ज़िले टच करते हैं। उनके नाम हैं, पहला आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन, चौथा हो गया झांसी, पांचवा ललितपुर, छठा महोबा, सातवां बांदा, आठवां चित्रकूट, नवा प्रयागराज, 10वां मिर्ज़ापुर और 11वां सोनभद्र। ये हमारे 11 ऐसे ज़िले हैं जो डायरेक्टली मध्य प्रदेश को टच करते हैं, और मध्य प्रदेश यूपी से सर्वाधिक ज़िलों को टच करने वाला इकलौता राज्य है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे यूपी की गर्मी या फिर उसमें ऋतुओं की बात कर लें तो देखिए ग्रीष्म ऋतु हमारी मार्च से जून तक होती है। गर्मी का मौसम मार्च से जून तक का होता है। फिर आता है हमारा शीत ऋतु, तो शीत ऋतु हमारे पास में अक्टूबर से फरवरी तक का होता है। और वर्षा ऋतु की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जून से अंतिम सप्ताह यानी जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक का हमारे पास में वर्षा ऋतु होता है, जो कि इस वक्त चल रहा है। ठीक है,
चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास में यूपी का और कौन सा मैटर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और भारत। ठीक है, उत्तर प्रदेश और भारत से हमने कुछ तुलनात्मक डाटा को लिया है, यानी कि कहाँ से जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ है या कैसे कैसे क्या बदलाव आए हैं, उन सभी को हमने डेटा को एक तुलनात्मक, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास में याद करने में आपको कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा डेटा किससे अटैच करता है, या फिर हम कह देते हैं कि यूपी में क्या है और उसी के साथ साथ में हम कहते हैं भारत में उसका परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना 2011। जनगणना 2011 की बात को हम डेटा में लेते हैं सबसे पहले। तो जनगणना वर्ष 2011 की बात को करें तो इसमें और प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भारत में इसकी क्या क्या स्थिति है वो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2001 से 2011 में क्या इफ़ेक्ट हुआ है उसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि हुई थी 20.2%। कितना हुआ है? 20.2%। लेकिन अगर पूरे भारत में जनसंख्या वृद्धि की बात कर ले 2001 से 2011 के बीच, तो ये हो जाता है 17.7%। 17.7% ऑल ओवर इंडिया। बल्कि अगर सिर्फ यूपी में जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 20.2% होता है। अगला हम देखते हैं जनघनत्व की बात कर लेते हैं। तो जनघनत्व की बात करें तो ये है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व है यूपी का। जबकि ऑल ओवर इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जो ये आंकड़ा है ये हमारा पूरे भारत का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत की बात कर लें तो नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि 22.3% का है, जबकि पूरे भारत में यही 31.1% का होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो ये है 77.7%। वही अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो ये होगा 68.9% की बात है। लिंगानुपात की अगर हम बात कर लें तो लिंगानुपात पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये हो जाता है 912 व्यक्ति प्रति 1000। ठीक है, अगर हम लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर ये हमारा लिंगानुपात यूपी का है। बल्कि अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में तो ये आंकड़ा होता है 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, यानी कि महिलाओं की संख्या और पुरुषों की जनसंख्या में हम देखते हैं तो लिंगानुपात का ये डिफरेंस होता है। यूपी में लिंगानुपात जो है वो 912 है, बल्कि अगर हम ऑल ओवर इंडिया के लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943 ये रेशियो बनता है। नेक्स्ट हम आते हैं साक्षरता दर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत की अलग अलग हम वन बाय वन देखते हैं। कुल व्यक्तियों की बात अगर कर लें तो उत्तर प्रदेश में कुल व्यक्तियों की साक्षरता 67% है, बल्कि अगर हम पूरे भारत में देखते हैं तो ये हो जाता है 73%। अगर हम पुरुषों की बात कर लें तो पुरुषों में 77.3% पुरुष साक्षर हैं, जबकि अगर पूरे भारत में पुरुषों की बात कर लें तो 80.9% साक्षर हैं। अगर हम स्त्रियों की बात कर लें तो ये हो जाता है यूपी में इसका आंकड़ा होगा 57.2%। लेकिन अगर पूरे भारत में इसका आंकड़ा किया जाए महिलाओं के साक्षरता की तो ये हो जाता है 64.6%। कितना? 64.6%। आगे हम बात करते हैं, अगर हम ग्रामीणों में बात कर लेते हैं, ये तो शहरों की बात हो गई, हम ग्रामीणों में बात करते हैं
तो पूरे सभी व्यक्तियों की बात किया जाए तो ये जनसंख्या में साक्षरता आ जाती है 65.5%। अगर हम ऑल ओवर इंडिया ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता की बात करते हैं तो ये हमारा 67.8% हो जाता है। अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 76.3%। लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो ये हो जाता है 77.2%। अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं तो ये डाटा आ जाता है 53.7%। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो ये आ जाता है 57.9% की बात को होता है। अब अगर हम ग्रामीण की बात कर लिए हैं तो ग्रामीणों के साथ साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे शहरी की, या फिर हम कहेंगे नगरीय जनसंख्या की बात को भी यहीं पर करेंगे। ठीक है कि उनकी जनसंख्या कैसी है या फिर वहाँ पर ग्रामीण संख्या कितनी है, इसकी भी बात को हम करेंगे। अगर नगरीय में हम कुल व्यक्तियों की बात करें तो ये आ जाता है 75.1%। और अगर नगरीय हम पूरे भारत की बात कर लें तो आ जाता है 84.1%। अगर पुरुषों की बात कर लें नगरीय में तो ये हो जाता है 80.4%। अगर हम पूरे भारत में यही आंकड़ा देखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 88.8%। स्त्रियों की बात को कर लें तो ये डाटा हमारा आ जाता है 69.2%। और अगर हम पूरे भारत में यही बात करते हैं तो ये आ जाता है 79.1% की बात होती है। ठीक है, अगर हम बात को यहाँ कर लेते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, यानी कि अगर हम अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं यानी कि एससी कास्ट की बात को ऑल ओवर इंडिया की, या अगर हम कुल जनसंख्या की चाहे वो यूपी की हो या पूरे भारत देश की हो तो हम कैसे इनको डिफाइन करते हैं उनको देखते हैं। अगर हम कुल जनसंख्या की बात को करते हैं और उसमें अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो एससी कास्ट ऑल ओवर यूपी में 20.7% है। कुल जनसंख्या का, यूपी की कुल जनसंख्या का 20.7% जो आता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कितना आ जाता है 20.7%। लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो ये हो जाता है 16.6%। अब हम कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, यानी ये कौन सा हो जाता है, एसटी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम यूपी में ये आंकड़ा देखें तो कुल जनसंख्या का 0.6% एसटी है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या 0.6 है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया में तो शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% होता है। आगे हम बात कर लेते हैं जन्म दर की। जन्म दर जो हम देखेंगे वो 2020 का एक आंकड़ा लेते हैं पूरा हम, तो हम देखेंगे कि कुल की बात कर लेते हैं तो प्रदेश की कुल संख्या की बात करें तो लगभग 25.1 प्रति 1000 पे हमारे पास क्या है, ये हमारा जन्म दर होता है। जबकि अगर भारत में देखेंगे प्रति हज़ार तो 19.5 ये क्या है, भारत का जन्म दर है। ग्रामीणों में जन्म दर की बात करते हैं तो यूपी में ये जन्म दर हो जाता है 26.1%, बल्कि अगर भारत में हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 21.1%। आगे हम बात करते हैं नगरीय की बात करते हैं तो नगरीय जनसंख्या हमारा ये हो जाता है, यहाँ पे जन्म दर हो जाएगा यूपी में 22.1%, बल्कि अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में तो ये हो जाता है 16.1%। आगे हम कहते हैं कि मृत्यु दर, जब जन्म दर हो गया तो हमारे पास में मृत्यु दर भी देखना है कि मृत्यु दर हमारा कितना होता है। ओके, अब मृत्यु दर की हम बात कर लेते हैं। जन्म दर हो गया, अब हमारे पास आता है मृत्यु दर। मृत्यु दर में भी हम देखेंगे प्रति 1000 पर यूपी और प्रति 1000 पे भारत के बारे में हम देखेंगे। कुल की बात कर लेते हैं तो कुल यूपी में प्रति 1000 में कितने का मृत्यु दर है 2020 के आंकड़े के अनुसार, तो 6.5। ये क्या है, ये है प्रति 1000 मृत्यु दर कुल की बात कर रहे हैं यूपी में। लेकिन अगर पूरे भारत में बात कर लें तो ये हो जाता है 6। ये क्या है, प्रति 1000 व्यक्तियों पे 6 लोगों की मृत्यु।
लेकिन आगे हम बात करते हैं ग्रामीणों में, तो यूपी की ग्रामीण जनसंख्या में प्रति 1000 6.8 का मृत्यु दर ये यूपी का है, बल्कि अगर पूरे भारत की बात कर लें तो ये हो जाता है 6.4। नेक्स्ट हम देखते हैं नगरीय की बात कर लेते हैं, तो नगरियों में मृत्यु दर यूपी में है 5.4, बल्कि ऑल ओवर इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये हो जाता है 5.1 का। आगे हम देखते हैं शिशु मृत्यु दर। अगर हम शिशु मृत्यु दर 2020 के आंकड़े के हिसाब से देखें तो ये कुल आंकड़ा हो जाता है 38 व्यक्ति प्रति 1000, बल्कि अगर हम पूरे भारत में देखें तो ये बच्चों की मृत्यु दर जो होती है वो पूरे भारत में है 28 प्रति 1000। ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीणों में ये संख्या बढ़ के हो जाता है 40 बच्चे प्रति 1000 पर मृत्यु दर होती है, बल्कि भारत में ये संख्या हो जाती है 31 बच्चे प्रति 1000 पर मृत्यु दर हो जाती है। आगे हम बात करते हैं नगरीय में, तो नगरीय में ये हो जाता है 28 बच्चे प्रति 1000, और अगर हम पूरे भारत में नगरीय जनसंख्या में देखते हैं तो 19 बच्चे प्रति 1000 पर मृत्यु दर होती है। आगे हम देखते हैं, आगे हम इसी के साथ देखेंगे कि आगे कौन से आंकड़े इसके हैं। आगे हम देख रहे हैं कि मंडल, उत्तर प्रदेश में मंडल किससे संबंधित जिले, यानी कि 18 मंडल हैं, तो 18 मंडल 75 जिले हैं। इसमें 18वां कौन सा मंडल बना है, 18वां नवीनतम मंडल कौन सा बना है, अलीगढ़, तथा नवीनतम जिला कौन से बने हैं, तो हापुड़, शामली, संभल। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे, कौन कौन से हैं यहाँ पे, उनके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हम मंडल की एक एक करके सारे मंडलों को हम यहाँ पे देखेंगे। पहला देखते हैं, तो पहला हमारे पास आ जाता है अपना लखनऊ ही देखते हैं। ठीक है, लखनऊ में हम देखते हैं, क्योंकि हमारी कोचिंग भी लखनऊ में ही है तो हम लखनऊ के बारे में सबसे पहले देखेंगे। ओके, चलिए लखनऊ में हम देखते हैं लखनऊ मंडल। मुख्यालय इसका क्या है, तो इसका मुख्यालय है लखनऊ। ठीक है, और इसमें कितने ज़िले हैं इस मंडल में, तो इस मंडल में 6 ज़िले हैं। लखनऊ मंडल में कुल 6 ज़िले हैं। उन 6 ज़िलों के नाम कौन से हैं, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगला हमारे पास आ जाता है आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पर है, आजमगढ़ में। और आजमगढ़ मंडल में कितने ज़िले हैं, तो आजमगढ़ मंडल में कुल 3 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये 3 ज़िले जो हैं वो आजमगढ़ मंडल में हैं। फिर अगला आ जाता है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल की बात अगर हम करते हैं तो कानपुर मंडल में पहला हमारे इसका मुख्यालय आ जाता है कानपुर। इसमें कुल 6 ज़िले होते हैं। कौन कौन से हैं, औरैया, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, कानपुर देहात और कन्नौज। ये क्या हैं, ये कानपुर मंडल के ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। फिर अगला हमारे पास आता है मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल इसका मुख्यालय होता है मुरादाबाद। इसमें कुल 5 ज़िले होते हैं। मुरादाबाद मंडल में कुछ 5 ज़िले हैं। उनमें से क्या नाम है उनके, पहला हमारे पास आता है मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर या और संभल। ये कौन से हैं, ये 5 ज़िले हैं। किस मंडल के हैं, तो ये हमारे मुरादाबाद मंडल के हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में कुल 4 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय वाराणसी है। वाराणसी में 4 ज़िले कौन कौन से हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है चंदौली, फिर आता है जौनपुर, फिर आता है गाजीपुर, फिर आता है वाराणसी। ठीक है, ये हमारे 4 ज़िले किसके हैं, ये वाराणसी के मंडल के हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल का मुख्यालय है प्रयागराज और इससे 4 ज़िले जुड़े हैं। 4 ज़िले कौन कौन से हैं, पहला है प्रयागराज, फिर हमारे पास आता है कौशाम्बी, फिर आता है फतेहपुर और फिर आता है प्रतापगढ़। इधर हम बात करते हैं आगरा मंडल की, तो आगरा मंडल जो है इसका मुख्यालय आगरा हो जाता है। इसमें भी 4 ज़िले हैं। कौन कौन से 4 ज़िले, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा। ये क्या हैं, ये आगरा मंडल के ज़िले हैं।
ठीक, मुख्यालय क्या है, आगरा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है मिर्ज़ापुर मंडल, ठीक है, और मिर्ज़ापुर का मुख्यालय भी मिर्ज़ापुर होता है। इसमें कुल 3 जिले इस मंडल में हैं, कौन कौन से, मिर्ज़ापुर आएगा, सोनभद्र आएगा, भदोही, ये क्या है, मिर्ज़ापुर मंडल के हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल का जो मुख्यालय है वो है बांदा, और इसमें कुल 4 जिले होते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला हमारे पास आता है बांदा, रामपुर, चित्रकूट, महोबा, ये हमारे कौन कौन से हैं, ये जिले हमारे चित्रकूट मंडल के हैं। आगे हम देखते हैं कि और कौन से मंडल हमारे पास बच गए हैं, तो ये हमारे पास बाकी के मंडल आ जाते हैं। ओके, चलिए अगला मंडल हमारे पास आता है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले होते हैं। अलीगढ़ मंडल में कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं, कौन कौन से, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। कौन कौन से ज़िले हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, ये किसके मंडल हैं, हमारे अलीगढ़ मंडल में। फिर हमारे पास आता है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में कुल मिला के 3 जिले हैं, इसका मुख्यालय सहारनपुर होता है। 3 जिले कौन कौन से हैं सहारनपुर के, पहला आ जाता है मुजफ्फरनगर, दूसरा हमारे पास आता है शामली, तीसरा आता है सहारनपुर। ये किसके मंडल हैं, तो ये मंडल हैं हमारे सहारनपुर मंडल के। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं गोरखपुर मंडल, और गोरखपुर मंडल में कुल 4 जिले हैं। कौन कौन से ये 4 जिले हैं, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज। कौन कौन से हैं, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। आगे हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ में बाकी और कौन से मंडल बचते हैं, तो ये मंडल हमारे पास बचते हैं झांसी मंडल। झांसी मंडल में इसका जो मुख्यालय है वो झांसी हो जाता है। कुल 3 जिले इसमें हैं, कौन कौन से जिले हैं, जालौन, ललितपुर, झांसी। कौन से हैं, जालौन, ललितपुर, झांसी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बरेली मंडल, और बरेली मंडल का मुख्यालय जो होता है वो बरेली बन जाता है, और इसमें 4 जिले हैं। 4 जिले कौन से हैं, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, सहारनपुर, ये किसके ज़िले हैं, ये बरेली मंडल के हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बस्ती मंडल, और बस्ती मंडल का मुख्यालय हो जाता है बस्ती। इसमें कुल 3 जिले हैं, वो 3 जिले बस्ती के कौन कौन से हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। ठीक है, इसके बाद में हम वापस आ जाते हैं आगे मंडल उसको देखने के लिए। तो अगला हमारे पास मंडल आता है, अगला मंडल हमारे पास आएगा, ओके, अगला मंडल हमारे पास आ रहा है गोरखपुर हो चुका है, मेरठ मंडल। मेरठ मंडल की बात को कर लें तो मेरठ का मुख्यालय मेरठ हो जाता है। ठीक, इसमें कुल 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन से हैं, पहला आएगा बागपत, दूसरा आएगा गौतम बुद्ध नगर, तीसरा आएगा मेरठ, फिर आएगा बुलंदशहर, फिर आएगा गाजियाबाद, फिर आएगा आपका हापुड़। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं देवीपाटन मंडल या गोंडा मंडल की बात हम कर लेते हैं, मुख्यालय इसका गोंडा हो जाता है। इसमें कुल 4 जिले होंगे। 4 जिले कौन से हैं, हमारा बहराइच हो जाएगा, अगला हमारे पास गोंडा हो जाएगा, फिर बलरामपुर हो जाएगा, श्रावस्ती, ये हमारे मंडल में यानी गोंडा मंडल के 4 जिले हो जाएंगे। फिर अगला हमारे पास आता है बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में कुल 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। अगला मंडल हमारा आएगा अयोध्या मंडल, मुख्यालय इसका हो जाएगा अयोध्या। इसमें भी कुल 5 जिले होंगे। 5 जिले कौन कौन से हैं, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, ये हमारे क्या हैं मंडल। अब देखिए इसमें आपके पास में लगभग सारे मंडल यानी 18 मंडलों की बात आपको कर दी गई है, जिसमें से आपको मैक्सिमम समझ में भी आ गए होंगे और आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। याद रखिए
ये मंडल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इन चीज़ों में आपके पास में कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। आप कोशिश करके इनको बेहतर से समझ लीजिए। आपके 18 मंडल हैं, 18 मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं, कौन से ज़िले हमारे पड़ोसी हैं, यानी उन सबको आपको ध्यान करके पढ़ना पड़ेगा। नए ज़िले कौन से बने हैं, कौन सा मंडल आए हैं, कितने मंडल कहाँ कहाँ हैं, आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। ओके, हम आगे देखते हैं अगला हमारे पास में क्या टॉपिक आता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास अगला आ जाता है वन की नीतियाँ। वन में क्या नीतियाँ बनी, वन की नीतियों की ज़रूरत क्यों पड़ी है, उनको हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये बात हम करते हैं कि वन की नीतियों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। याद रखिए, धीरे धीरे जनसंख्या हमारी बढ़ना शुरू हुई, हम लोग समझदार हुए, हम लोगों को कृषि का विकास हुआ, तो जो पेड़ थे आखिर किया क्या जाए, हम कैसे क्या करें, तो खेती के लिए हम लोग वनों को काटना शुरू कर दिए। वन को तो काटने लग गए, ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ में खेतियां बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे झूम की खेती की जाती है और अलग अलग तरह की खेती, जिसमें पहले जंगलों को काट के वहाँ पे खेती किया गया, वहाँ पे जला दिया गया और खेती करने के बाद कुछ समय बाद छोड़ के चले गए, कहीं दूसरी जगह खेती करने लग गए। इस तरह से क्या हो गया, वनों को लगातार ह्रास होने लगा, वो कटते चले गए, उनकी कमियां आने लगी। सरकार ने सोचा अब इसके लिए कुछ ना कुछ नियम बनाने चाहिए। वनों की रक्षा, सुरक्षा और हमारे प्रकृति को बचाए रखने के लिए सरकार ने नियम बनाए। नियम क्या थे, वन नीति। वन नीति क्या था कि हम कैसे नीतियां बनाएं जिसमें हम अपने पर्यावरण को और वनों को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बना है। प्रथम वन नीति हमारी कब आई थी, तो प्रथम वन नीति हमारी आई थी 1952 में। कब आई थी, प्रथम वन नीति हमारी आई थी 1952 में। ओके, पहली वन नीति हमारी कब आई, 1952 में। द्वितीय वन नीति हमारी जो आती है वो हमारी आ जाती है 1968 में। अब देखिए, ये जो वन नीति हमारी पहली आती है 1952 में और फिर आ जाती है हमारी 88 में। इन वन नीतियों में ऐसा क्या काम था, क्यों हम लोगों ने ऐसा किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आप ये याद रखो, नीतियों का मेन उद्देश्य क्या था उस वक्त, वनों को बचाना। ठीक है, वनों की रक्षा करना। ठीक है, आपको याद होगा कि इसी के लिए, वनों के बचाव के लिए ही एक आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में। कौन सा था वो आंदोलन, आंदोलन था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन को क्यों चलाया गया था, लोगों का मतलब था कि जो पेड़ होते हैं वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह से हैं, तो हम उनको कटने नहीं दे सकते हैं। इसीलिए लोग उनका आलिंगन करके और लिपट गए। जब पेड़ों को काटा जाने लगा तो लोग उनको गले से लगा के और लिपट गए कि अगर आपको काटना है तो इनके साथ साथ आप हमें भी काटेंगे। इस तरह से लोगों ने इसके बचाव के लिए बहुत कोशिश किया। इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसके प्रणेता कौन थे, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या थे, इन्होंने आंदोलन चलाया और लोगों को ये सचेत किया कि नहीं, ये हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, तो हम कैसे भी करके इनको किसी भी कीमत पे नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए, वन की जितनी भी नीतियाँ बनी वो हमेशा वनों को बचाने के लिए और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बनाई गई। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि वन के प्रदेश का वन नीति बात करते हैं। तो प्रदेश वन नीति जो संचालन हुआ वो कब आया था, प्रदेश की वन नीति जो थी वो संचालन के लिए 1988 से, यानी यूपी में हमारा जो वन नीति का संचालन था वो कब से हुआ है, 1998 से उत्तर प्रदेश में वन नीति का संचालन के लिए आया। वर्तमान स्थिति की हम अगर बात कर लेते हैं तो राज्य में वन नीति 2017 से लागू हुई
उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर, जो पहले 1998 में प्रदेश वन नीति संचालन के नाम से शुरू हुआ था, उसको बदलकर 2017 में राज्य वन नीति लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं और भी हमारे पास में क्या इम्पोर्टेंट है मैटर, उन पर हम डिस्कस करेंगे। अगला हमारे पास आता है रेलवे लाइन। जो हमारे पास में पौधे हैं, देखिए आपका बहुत सुंदर सा एक पेड़ बना हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पेड़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब आखिर इस पेड़ के लिए क्या खासियत है? हर एक पौधे किसी ना किसी काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी कि पेड़ हमारे कौन सा पौधा किस चीज़ के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है चीड़ और देवदार के वृक्ष। चीड़ और देवदार के वृक्ष ये किस काम के लिए आते हैं? बिरोजा एवं तारपीन के तेल, बिरोजा और तारपीन का जो तेल होता है उसकी प्राप्ति के लिए हम चीड़ और देवदार के वृक्षों का प्रयोग करते हैं। इनके राल का प्रयोग किया जाए, यानी इनके बुरादे कर दिए जाते हैं और फिर इनसे क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। बिरोजा और तारपीन का जो तेल का प्रयोग होता है वो हम किससे करते हैं? चीड़ और देवदार के वृक्षों से। नेक्स्ट हम देखते हैं कत्था। याद होगा जब आप पान खाते हैं तो जो आपको वो लगाता दिखाई देता है लाल कलर का, वो होता है कत्था। और कत्थे का जो यूज़ करते हैं, पान में यूज़ किया जाता है, वो किस पेड़ से मिलता है? तो याद रखिए उसके पेड़ का नाम है खैर का वृक्ष। खैर का जो वृक्ष होता है उसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कत्थे का प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंत और बांस। बेंत और बांस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखिए कागज उद्योग, यानी जो कागज बनाए जाते हैं उनके उद्योगों में बांस और बेंत का जो पौधा हो या पेड़ होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है कागज को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कि रेलवे लाइनों पर, ठीक है, जो रेलवे लाइन होते हैं उन पे हम देखेंगे जो स्लीपर लगे होते हैं। जो स्लीपर रेलवे लाइन होती है जो बिछी हुई है उस पर जो स्लीपर बने होते हैं उनके रूप में साल के वृक्षों का, चीड़ के वृक्षों का, सागौन के वृक्षों का और देवदार, ये जो पौधे होते हैं, इमारती लकड़ियाँ होती हैं, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? इसके प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमारती लकड़ियों के रूप में। इमारती लकड़ियाँ क्या होती हैं? जैसे इमारतों में जिनका उपयोग किया जाता है, घरों को बनाने में यूज़ किया जाता है, उनके लिए कौन सा पेड़ यूज़फुल होता है? तो आता है साल का वृक्ष, सागौन का वृक्ष, ये सब क्या होते हैं? इनके प्रयोग के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीड़ी की बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जो बीड़ी बनाने आता है, जो आप देखते होंगे गांव में बीड़ी पिए जाते हैं, तो उनके लिए कौन सा होता है? तो उसके लिए तेंदू का वृक्ष होता है। किसका वृक्ष आता है? तेंदू का। तेंदू के वृक्ष से हम क्या बनाते हैं? बीड़ी बनाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये देख लीजिए, ये आपका एक छोटा सा चार्ट है जिसको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, आप ऐसे ही रूप में बनाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि एक बढ़िया सा आपका रूप दिखेगा कि पेड़ का हम उपयोग क्या है, क्या क्या चीज़ें हम पेड़ों से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, चलिए इस पॉइंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको अगली क्लास में दिखते हैं। आपको यहीं से छोटे पार्ट्स, यानी कि आपको लगातार थोड़े थोड़े पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे, आप अच्छे से समझेंगे। अभी यूपी स्पेशल हमारा शुरू हुआ है, ये हमारा यूपी स्पेशल का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह से लगातार आपको 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं, अभी लगातार आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जैसे यूपी स्पेशल यानी यूपीपी की हम बात कर लें तो देखिए उसका टेंडर पास हो गया, लगभग 63,000 की एक सबसे बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ रही है। यूपीएसआई में भी हैं,
और बहुत सारे पद हैं। आरओ एआरओ की भी वैकेंसी है, एपीएस की वैकेंसी, इनकी सारी वैकेंसी आपके सामने है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन के लिए तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैचेस हमारे पास चल रही हैं। आप कभी भी विद्या क्लासेस लखनऊ कपूरथला पे है, आप कभी भी आके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके आ सकते हैं। जैसे भी आपको सूटेबल लगे ऑनलाइन ऑफलाइन से आप कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।